मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो का आनंद ले। तो प्यारे बच्चों, सॉरी कुछ दिन मैं वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो आइए हम बिना समय बिताए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, आज का नया टॉपिक है फ्रिक्शन। क्या बच्चों है? फ्रिक्शन। तो चैप्टर का नाम आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, फ्रिक्शन। क्या लिखिएगा बच्चों? फ्रिक्शन लिखिएगा। अब मैं एक एक करके आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि क्या करना है इसमें। तो देखिए यहाँ से सबसे बच्चों पहला डिफिनेशन लिखिएगा फ्रिक्शन का। लिखिएगा फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिए द अपोजिट फोर्स which acts in the opposite direction। क्या लिखेगा बच्चों? opposite direction of the movement of the block is called force of friction और सिंपली फ्रिक्शन, यानी कि सिर्फ हम लोग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चे, मैंने डिफिनेशन आप लोगों को लिखा दिया है। क्या? द अपोजिट फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों? तो देखिए कि एक ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं। देखिए जैसे ये ब्लॉक हो गया। देखिए ये ब्लॉक जगह कोई भी सरफेस पे रखा हुआ रहेगा और इस तरह की कोई भी सरफेस पे रखा हुआ है। अगर मानिए कह रहा है कि अगर आप लोगों को इस ब्लॉक को आगे की ओर ले जाना, मानिए इस ब्लॉक को आगे की ओर ले, तो आप लोग इधर से खींचेंगे, या तो इधर से क्या करेंगे फोर्स, यानी इधर से फोर्स लगाएंगे, या तो इधर से आप लोग क्या करेंगे खींचेंगे। क्या वो ये ब्लॉक जो है कि किधर खींचाएगा? ये ब्लॉक अपनी स्थिति धीरे धीरे चेंज करके आगे की ओर ब्लॉक बढ़ता जाएगा। लेकिन बच्चों जब आप लोग खींचेंगे, क्या वो एक ऐसा देखिए कि इधर से फोर्स लग रहा है और ये जो ब्लॉक जो है, ये वाला सरफेस जो है, क्या ये सरफेस क्या करेगा? अपोजिट फोर्स लगेगा ना। इसी अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए बच्चों, मैं जो है कि एक दो डिफिनेशन लिखा दूंगा, एक और मैं डिफिनेशन आप लोग को लिखाना चाहूंगा। तो लिखिएगा when a body moves or tends to move over another body, a force opposing the motion develops at the contact surface this force which oppose the movement or the tendency of movement
the tendency of movement is called frictional force और फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, जनरली मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखाया था, ये डेफिनेशन इसलिए लिखा दिया कि अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग सिंपली इस तरीके से मैकेनिक्स का डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन लिख दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं दोनों व्यू से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, कंपटीशन के व्यू से भी, और अगर आप लोग नया पॉलिटेक्निक में या बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा दिया था कि व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी कि कोई भी एक बॉडी है, मानिए कि कोई भी एक ये बॉडी हो गया, ये बॉडी क्या क्या कमान, ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे रखा हुआ बॉडी। अब कह रहा है कि ये व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी कि जब ये चलने की स्थिति में होगा, या इधर से हम लोग जब इस पे धक्का लगाएंगे ताकि वो देखिए इस बॉडी के ऊपर में रखा हुआ है, बोला ए फोर्स अपोजिंग द मोशन, यानी कि क्या करेगा, एक फोर्स ऐसा लगेगा जो क्या करेगा, इस मोशन के अपोज में, देखिए इसके द्वारा यहाँ से जो फोर्स लगेगा क्या करेगा, इस फोर्स के अपोजिंग डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, या हम लोग सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, हम लोग फ्रिक्शन को जनरली हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। कितने भागों में हम लोग बांटते हैं बच्चों, दो भागों में बांटते हैं। देखिए क्या क्या बांटते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। इट इज ऑफ द फ्लोइंग टू कैटेगरीज, टू टाइप्स लिखिए या कैटेगरीज लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नंबर 1 में दीजिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिखिएगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा में क्या लिखिएगा, डायनामिक फ्रिक्शन, तो बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं। लिखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज द फ्रिक्शन experienced by a body when it is at rest। देखिए बच्चों, अगर आप लोग पीछे मैंने लिखाया था, अगर आप लोग स्टैटिक का अगर आप लोग डेफिनेशन याद रखे होंगे तो आपको याद होगा कि स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता था कि वैसा जिसमें कि वस्तु स्थिर से रहता था, यानी वस्तु जो है कि बिल्कुल रेस्ट में रहता था, ठीक है। वही यहाँ से लिखा हुआ कि यह वैसा फ्रिक्शन है जब वस्तु मेरा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, तो लिखिएगा इट इज द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी कि देखिए बच्चों कहने का मतलब है कि यह वैसा फ्रिक्शन है जब वस्तु क्या करेगा, चलने की स्थिति में होगा, यानी कि अब रुका हुआ है, गाड़ी जैसे स्टार्ट आप लोग कर लेते क्या होता है, जब आप चलने की स्थिति में होता है कि एक्सीलरेटर क्लच छोड़ेंगे चल रहे, उसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो मूव कर रहे हैं, यानी चलने की स्थिति में जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो बच्चों अगर और आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं लिखाना चाहूँगा, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा व्हेन ए बॉडी when the applied force is less than
the limiting friction the body remains at rest and such frictional force called static friction which may have any value between 0 and the limiting friction. तो मेरे बच्चों देखिएगा, मैंने ये डिफिनेशन जो है कि थोड़ा सा बड़ा लिखा है आप लोगों को, यानी कि ऑथेंटिक बुक से लिखाया है, वो भी ऑथेंटिक बुक से था, लेकिन आप लोगों को बिना याद किए वो याद हो जाता था। ये जो मैं लिखाया है देखिए, करेक्ट, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ से एक नया टर्म आप लोगों को आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए सीधा सीधे कहने का मतलब कि बॉडी जब मेरा रेस्ट में रहेगा तो ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल कहेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि इसमें से क्या होता है कि यहाँ से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो निकालेंगे, हम लोग क्या करेगा, जीरो और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में ही लाइज करेगा। किसके बीच में लाइज करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बात करते हैं डायनामिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो डायनामिक फ्रिक्शन क्या है तो देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, डायनामिक फ्रिक्शन, लेकिन दूसरा नंबर लिखिएगा, डायनामिक फ्रिक्शन लिखिएगा। डायनामिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन, इट इज द फ्रिक्शन experienced by a body when it is in motion, यानी कि बच्चों जब कोई भी बॉडी मेरा क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, उस वक्त जब हम लोग फ्रिक्शन निकालेंगे तो वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो बच्चों देखिएगा आगे हम लोग क्या देखते हैं। तो इसका दूसरा डिफिनेशन लिखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ applied force exceed, देखिए बच्चों उसमें से क्या हुआ था कि मेरा जो था लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था, यानी जो अप्लाइड फोर्स जो हम लोग लगाते थे वो कम था वैल्यू, लेकिन कह रहा है इसमें से फ्रिक्शन जो हम लोग अप्लाइड करेंगे फोर्स उस पर लगाएंगे वो क्या करेगा, एक्सीड करेगा, यानी कि बढ़ेगा। एक्सीड्स द, किससे ज्यादा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। exceeds the limiting friction the body starts moving over the other body and the frictional resistance experienced by the
body while moving is known as dynamic friction. डायनामिक फ्रिक्शन, देखिए बच्चों मैंने वही चीज लिखा है कि इसमें से क्या होना चाहिए, जो फोर्स अप्लाइड जो हम लोग फोर्स करेंगे वो एक्सीड करेगा, किससे एक्सीड करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड करेगा। जो ही लिमिट के पार करेगा तो क्या करेगा, बॉडी मूव करना शुरू करता। जैसे मानिए कि आप देखिए समझिए कि यहाँ से मानिए कोई भी एक ब्लॉक है, यानी इसको मानिए कि कोई भी एक सरफेस है, उसके ऊपर आप एक ब्लॉक को रख दीजिए। अब ब्लॉक इसको अगर आप लोग मानिए इधर से खींच रहे हैं तो यह बॉडी कब खिंचाना शुरू हो जाएगा, यानी कि मानिए इसमें से आप थोड़ा थोड़ा खींच कर क्या खिंचा पाएगा, नहीं खिंचा पाएगा। क्या उसके बाद खींचेगा, नहीं, और ज़्यादा फोर्स लगाए, नहीं, और ज़्यादा फोर्स लगाए। अगर था एक लिमिट होगा, अगर ये मानिए 50 kg का है, जब आप इससे क्या करते हैं उससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो क्या वो तब ना खिंचाएगा, यानी कि खिंचा जाएगा। तो इसके ऐसे केस में क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि जब कुछ देर करके बॉडी चलना शुरू करेगा, आप खींचिए और आपके साथ खिंचाते हुए चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डायनामिक फ्रिक्शन उम्मीद करता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि बच्चों डायनामिक फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के भी नाम से जानते हैं। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब आगे क्या टॉपिक है, हम लोग स्टैटिक भी पढ़ लिए, डायनामिक भी पढ़ लिए। अब क्या करना है हम लोगों को बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक उसमें ऐसे एक और पॉइंट लिखिएगा, स्टार देख के, नोट देख के, ब्लैक पेन से, रेड पेन से, जो पेन से लिखना हो उस पेन से लिखिएगा आप लोग। डायनामिक यानी लिखिएगा, डायनामिक फ्रिक्शन इज, डायनामिक फ्रिक्शन is less than static friction, less than limiting, sorry बच्चों, limiting friction, limiting friction। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो डायनामिक फ्रिक्शन का हमेशा वैल्यू किससे छोटा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू हमेशा छोटा होगा। तो बच्चों अब हम आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए कि आगे जाके डायनामिक फ्रिक्शन को अब हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किसको बांटिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन को दो भागों में बांटते हैं। तो क्या लिखेगा, लिखेगा डायनामिक फ्रिक्शन may be classified into two types। यानी कि हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 में लिखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। लिखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन experienced by a body, experienced by a body when it slides over the other body। देखिए बच्चों यहाँ से कहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक तरह का फ्रिक्शन है जब क्या करेगा, कोई भी एक बॉडी जो है अदर बॉडी, जैसे मानिए एक यहाँ से हम लोग क्या करते, एक ब्लॉक ये रख दिए, ये मानिए मेन हो गया, यहाँ से इस तरीके से रखा हुआ है। इसके ऊपर में आप लोग एक ब्लॉक को और रख दें। क्या कीजिएगा,
इसके ऊपर जो होगा, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, स्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना होता। अगर मान इसको अगर आप लोग खींचिएगा, इधर खींच दिए, इसके द्वारा, इस फर्स्ट बॉडी के द्वारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी अपोज डायरेक्शन में लगेगा। क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके ऊपर से आगे क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू कर देगा, यानी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा बच्चों। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को देखते हैं। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन, लिखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन, दो मतलब लिखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन experienced by a body, experienced by a body when it rolls over a surface। क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए कहता है कि रोल, रोल का मतलब है गोल गोल घूमना, यानी कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारा एग्जांपल है जिसमें क्या कहते हैं कि रोल्स ओवर ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी इस तरीके से मानिए रख दी है, ठीक है बच्चों, इस बॉडी हो गया इस तरह से रख दिए, या उसके ऊपर में हम लोग गोल सा एक बॉल रख दें, उधर आपने चारों तरफ घुमा दिया, सिक्का जैसे आप लोग घुमा देते हैं तो क्या होता है कि पर्स के ऊपर में घूमते रहता है गोल, उसके यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ऊपर कैसा फ्रिक्शन लगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग अब बात करेंगे, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था, कौन सा पॉइंट बोल रहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बोल रहा था। तो बच्चों लिखेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखिएगा बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखिए द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as limiting friction। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोलने वाला हूं। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का यहाँ से पहले ही लिख दिया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए यहाँ से एक बड़ा सा क्या है बॉक्स रखा हुआ, ब्लॉक रखते, इसी को ब्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ से क्या करिए एक फर्श पे रख दीजिए, ऐसे करके मानिए यहाँ से क्या करिए एक फर्श पे रख दीजिए, इस तरीके से रख दिए फर्श पे, इस तरीके से। अच्छा बच्चों ये बताइए कि अगर मान इसको क्या करें हम लोग, अगर इधर से क्या करें पुश, यानी पुश में धक्का देना, इधर से हम धक्का देते हैं, या तो इधर से हम लोग क्या करेंगे इस बॉडी को खींचना शुरू करेंगे, बहुत हद तक कंडीशन ऐसा होगा जैसे मानिए यह कितना, मानिए कि यह जो है कि मेरा 10 न्यूटन का है, ठीक है बच्चों। एक ऐसा केस होगा जैसे मैंने नॉन न्यूटन का फोर्स, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आप नॉन न्यूटन का फोर्स लगाइएगा 9.5, तो ये बॉडी जो क्या रहेगा रेस्ट में रुका हुआ ही रहेगा। लेकिन जो ही आप 10 पॉइंट से थोड़ा सा भी 10.1 भी फोर्स अगर लगा देते हैं, या क्या करेगा बोर्ड, यानी कि यह ब्लॉक जो धीरे धीरे क्या होगा खिसकना शुरू हो जाएगा। यानी कि क्या यही बात लिखा हुआ है
क्या करेगा, जस्ट बिगेन टू स्लाइड, यानी इसके ऊपर में क्या करेगा, ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, दूसरे सरफेस के ऊपर में स्लाइड करना शुरू करेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि वैसा फोर्स वहां तक हम लोग फोर्स लगाएंगे जब क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे जब हल्का हल्का बॉडी क्या होगा, खींचना, यानी कि चलना शुरू कर, यानी कि स्टार्ट टू बिगिन, यानी कि मोशन में आना शुरू हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। वो क्या चीज है देखिएगा, हेडिंग डालिएगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। क्या डालिएगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। चलिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेना चाहूँगा। बच्चों आप जो है कि मेरे वीडियो को अगर देखते होंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सब करने के बाद आप अपने दोस्त को शेयर करें। अगर वो आप लोग का दोस्त टेक्निकल से किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहता है या प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको ज़रूर इस चैनल पे जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को इस चैनल पर टेक्निकल से संबंधित बहुत सारे विषय स्टार्ट करने वाला हूं। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को सिर्फ, आप लोगों की मांग थी मैकेनिक्स पढ़ाने की, तो मैं मैकेनिक्स ही पढ़ा रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं कि BCSE का कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में बिल्कुल ईजी आते हैं, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा इसी दिन। पहले हम लोग मैकेनिक्स का वीडियो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो है कि एग्ज़ाम जब अनाउंस कर दिया जाएगा कि मैं अब जो एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा तो मैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू करूँगा। तो बच्चों एक एक वीडियो कंटिन्यू रहेगी प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं। बस बच्चों यही आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। सब्सक्राइब तो खैर करेंगे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो लिखिएगा, when ever a body laying on a horizontal or inclined surface is in equilibrium, its weight acts vertically downwards through its center of gravity, the surface exerts an upward reaction on the body, This reaction which is acted या which is taken to perpendicular, क्या लिखेगा बच्चों, परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द plane is called normal reaction।
नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने इतना डेफिनेशन लिखा है, यहाँ से लिखा कि व्हेन एवर ए बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी क्या कहता है कि जब बच्चों कोई भी एक बॉडी जो है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ हो, यानी इंक्लाइंड सरफेस पे भी रखा हो, बड़ा इजी इक्विलिब्रियम। एक चीज यहाँ पर एक वर्ड आ रहा बच्चों, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बोला इट्स वेट एक्स वर्टिकल, यानी कि उसका वेट जो हो जाएगा वह क्या लगा, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगेगा। कहता है कि तब जो है कि सरफेस, कहता है कि उसी सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शन फोर्स को माना जाता है जो कि क्या होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू पर हम लोग लिखेंगे, तो बच्चों एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, यानी कि रिएक्शन फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो है कि एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखा देते हैं, तो इसको मिटा दूं क्या? हाँ, तो मिटा रहे हैं बच्चों। चलिए अब आप लोग लिखेंगे, इसका एक दो पॉइंट लिखते हैं, तो लिखिएगा इट इज very useful in the field of friction, देखिए बच्चों, कहता है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है किस क्षेत्र में, फ्रिक्शन। जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो एक चीज और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने ये जो वीडियो का लास्ट पॉइंट लिखा, देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग निकालेंगे, यानी स्मॉल एफ का वैल्यू निकालेंगे, वह डायरेक्टली, यानी कहेंगे तो स्मॉल एफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं ना बच्चों, तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका फिगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिगर कैसा बनता है। देखिए सबसे पहले एक बार बताया था आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक रख दीजिए, बॉक्स को रख दिए, ये स्थिर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एक हम लोग इंक्लाइंड बना लेते हैं। देखिए बच्चों, तो इंक्लाइंड किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि एफ इज इक्वल टू आर। देखिए एक इंक्लाइंड सरफेस बना लीजिए, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, क्या एंगल बनता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे बॉडी को जब इंक्लाइंड इस तरीके से बॉडी रखा हुआ है तब क्या कंडीशन बनेगा। तब देखिए बच्चों, इसमें से बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में होगा, इस बॉडी का भी बिल्कुल बीच में ही होगा। अब अगर देखिए कि उसका वेट जो हो जाएगा, यानी कि वेट, यानी कि डब्ल्यू का जो वैल्यू हमेशा जानते हैं कहाँ किधर की ओर, नीचे की ओर लगता है। जबकि डब्ल्यू आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, वो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ये हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर एक फोर्स लगता है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, इसमें से जो क्या बोला गया था कि प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो 90 में बिल्कुल इसी के सीधे जाएगा इस तरीके से। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इंक्लाइंड में हम लोग देख लेते हैं, तो इंक्लाइंड में किस तरीके से बनेगा। अब देखिए इसमें से जो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कैसे लगेगा, बिल्कुल नीचे की ओर लगेगा। बच्चों खींचने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू mg, हमेशा डब्ल्यू जाके नीचे की ओर ही लगता है। अब देखिए इसका क्या होगा, इस प्लेन के इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर खींचेगा तो ऐसे बिल्कुल ऐसे खिंचाएगा, ये थोड़ा तिरछा हो गया ना, तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही फिर से आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।